आज हमारे साथ हमें मार्गदर्शन देने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय गौ सेवा सह संयोजक अजीत प्रसाद महापात्रा जी, जिनका केंद्र काशी है। यह पिछले 40 वर्षों से मां भारती की सेवा कर रहे हैं। आज हमें इनका मार्गदर्शन मिलेगा। नमस्कार अजीत महापात्रा जी। नमस्कार जी। आज हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए गौ माता के ऊपर उपलक्ष्य पे। श्री सुरभै नमः। सर्वकामदुधे देवी सर्वतीर्थिभिषेचिनि पावने सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमस्तुते। लक्ष्मीर्जलोकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता घृतं वहति यज्ञार्थ मम पापं व्यपोहतु। श्री सुरभै नमः। जो मैंने मंत्र अभी पढ़ा, इस मंत्र का छोटा सा एक ऐसा अर्थ है। हे मां सुरभि, इस जगत में, इस संपूर्ण सृष्टि में आप सुरभि के नाम पर व्याप्त हो। आपके पास में ये शक्ति है, सामर्थ्य है। आप सभी को पालन पोषण कर सकते हैं। आप जितने तीर्थ हैं, सभी तीर्थ को आप अपने दूध से अभिषेक कर सकते हैं। किसी कारण से, किसी मंदिर, किस मठ स्थित कोई देवता, मंदिर स्थित कोई देवता, जो विग्रह हम स्थापना करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, देवता का नाते पूजा करते हैं, लंबे समय तक अपूजा रह गया, पूजा नहीं हो पाए, तो आपका ही दूध से, दही से, घी से, पंचामृत से उस मंदिर का पुनः प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। इतनी शक्ति आपके पास में है। जैसे माता लक्ष्मी सबको पालन पोषण करती हैं, ऐसे ही मां आप भी पालन पोषण करती है। जो अपने देश में, अपने संस्कृति में, अपने धर्म में यज्ञ की संस्कृति था, अपनी माताओं ने गांवों में आज भी करते हैं। सवेरे शाम को पूजा की कक्ष में दीपक जलाते हैं, गाय का, घी का, और तुलसी के नीचे भी एक दीपक जलाते हैं। मूलतः मैं जहां रहता हूं, मतलब जहां मेरा जन्म है, मैं जहां का निवासी हूं, मैं ओडिशा का हूं। ओडिशा में ऐसा एक प्रथा है कि शाम की जो दीपक है और सवेरे का जो दीपक है, ये हर घर के द्वार बंद के पास में उसको जलाना। छोटा सा दीपक रहता है, 2, 4, 5 ग्राम घी रहता है, और आखिर में तुलसी के पास में जरूर जलाना। अगर ये घी गोमाता ने हमको प्रदान करती है, तो ये दीपक क्यों जलाते हैं, क्यों हम लोगों ने यज्ञ में, हवन में इस घी को डालते हैं, देते हैं, आहुति में जलते हैं? इसका कारण क्या है? उसके पीछे क्या कारण है? कहते हैं, आप भी परीक्षा कर सकते हैं, 1 ग्राम घी अगर दीपक में उसके द्वारा हो, या आप उसको हवन में प्रयोग करते हैं, तो स्वाभाविक ढंग से 1 ग्राम घी हमको 100 किलोग्राम ऑक्सीजन, जिसको प्राण वायु कहते हैं, ये प्रदान करती है वायुमंडल से। विनायक, इतनी शक्ति उसके पास में है। क्या जल्दी। उसी घी को उसी यज्ञ संस्कृति के लिए प्रदान करती है। उसी घी को अगर हम दीपक जलाते हैं तुलसी के पास में, O3 जिसको कहते हैं, जिसके कारण छेद हो गया, गर्मी बढ़ रही है, ग्रीष्म के बाद में कहते हैं,
उसकी रक्षा होती है, पर्यावरण रक्षा होती है, हमको प्राणवायु को मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, हमको ओजन उसकी संतुलन होता है। तो ऐसे गाय माँ तुमको प्रणाम है। हे धेनु श्रेष्ठ, हे कामधेनु, हे माँ सुरभि, आपका जो जन्म है ये जन्म हम जानते ही हैं कि समुद्र मंथन से हुए हैं। मेरा विश्वास है माँ तुम मेरे सब प्रकार की पाप को भी नष्ट कर सकती हो, समाप्त कर सकती हो, मेरे को पथ प्रदर्शन कर सकती हो। इतनी शक्ति माँ है, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। आज इस प्रकार का गाय माँ को, गोमाता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम जब भी गाय का विषय सोचते हैं, गोमाता का चर्चा करते हैं, गोमाता के विषय हम सोचते हैं, तो ये गोमाता इसका अर्थ है चार पैरे वाला, जो गाय के स्वरूप दिखने वाले कई प्रकार का, उसको गोमाता कहते नहीं है। भारत की गोवंश को गोमाता कहते हैं। उसको माँ क्यों कहेंगे, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में एक बार डिस्कशन हुई, जिसमें साइंटिस्ट लोगों ने, पार्लियामेंट के मेंबर्स ने विज्ञान संबंध सब प्रकार का परीक्षण लेकर के वहां पर गए और चर्चा हुई। आप सभी को मैं प्रार्थना करता हूं, एक बार आप सभी जो बंधु हैं सुन रहे हैं, आगे चलकर सुनेंगे। डेविल इन द मिल्क, इस पुस्तक को आप गूगल में जाके, यूट्यूब में जाके डाउनलोड करके, पुस्तक नहीं है तो पुस्तक मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिए। A1 A2 का विषय जो चर्चा होती है उसके बारे में देख लीजिए। ये लिखने वाला व्यक्ति ये भारत का नहीं है, विदेश का है। जैसे 18 लोग भारत में आए, भारत की मिट्टी की परीक्षण किया, भारत को परीक्षण किया, और यहीं से जाने के बाद में ये सारे लोग, सभी डॉक्यूमेंट गूगल में मिल जाता है, ये सभी ने एक ही चीज कहा, भारत आज जो जिंदा है वो भारत अपने गाय के कारण जिंदा है। भारत आगे चल करके एक समर्थ भारत बन करके रहेगा तो गाय के कारण ही रहेगा। सारे विदेश के लोग, अपने लोग तो बोलते हैं समुद्र मंथन से गोमाता पहले निकली, बाद में लक्ष्मी माता निकली, बाद में कहते हैं धन्वंतरी का हाथ में अमृत कलश बाहर आया। जिस समय देवासुर संग्राम हुए, देवासुर संग्राम के समय पर विचार ऐसा हुआ कि जो जो चीज निकलेंगे उसको हम देवता और असुर के बीच में बांट देंगे। कई चीज वितरण हुए, ऐरावत हस्त निकले, पारिजात पुष्प की वृक्ष निकला, अनेक रत्न निकले, अनेक विद्याएं भी वहां पर निकले, माता लक्ष्मी नारायण के साथ रही। लेकिन गोमाता जब निकली, गोमाता को ना राक्षस को दिया गया ना देवताओं को दिया गया, ये गोमाता को ऋषि मुनियों को दिया गया। तो कहाँ रहते थे? भारत में रहते थे, भारत के लोगों को दिया गया। ये भारत के उत्पत्ति के बारे में भी थोड़ा बहुत हम सब लोगों को चिंता करनी चाहिए, सोचनी चाहिए, जानकारी भी होनी चाहिए। एक ऐसे ही प्रचलन में विषय आया, इसे हम इतिहास भी जानते हैं। तो भारत के बनने से पहले पृथ्वी की जन्म हुई। इस सृष्टि की तैयारी के लिए नारायण के चिंतन से जो विषय निकला, ब्रह्मा ने एक स्वरूप दिया। आदि प्रजापति ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना ऐसे बढ़ते बढ़ते गया तो ऐसे लगा ब्रह्मा जी को, प्रजापति को लगा ऐसा कि ये बढ़ते ही जा रहा है, तो एक बार भगवान को, नारायण को, विष्णु को जगानी पड़ेगी। नारायण को जगाया गया तो नारायण जी ने अपनी सृष्टि को देखने के बाद में वो आश्चर्य हो गए। तो उन्होंने सोचा कि भैया इतना बड़ा जो बन गया उसको मैं पालने के लिए तो मैं कैसा करूं। ब्रह्मा जी को उन्होंने आग्रह किए कि ऐसा एक, जैसे लैबोरेटरी बनाते हैं, ऐसा एक
स्थान बनाऊं जिसको मैं देख करके सारा सृष्टि की मैं पालन पोषण करूंगा। उन्होंने एक भूखंड बनाया जिस भूखंड के अंदर में सब कुछ है। वो भूखंड भारत के नाते आगे चलकर कहा गया। कहते हैं भारतवर्ष में जो नहीं है ये जगत में नहीं है। जगत में जो कुछ है भारतवर्ष के अंदर है। और जितने देवताओं ने किसी न किसी कारण से धरती में अवतार लिया तो उन्होंने लालायित रहे कि भारत की भूखंड में ही जन्म ले। तो भारत की भूखंड में उन्होंने जन्म लिया और इसलिए हम लोगों ने इस भारत को धर्म भूमि कहते हैं, पुण्य भूमि कहते हैं, कर्म भूमि कहते हैं। इस भारत के अंदर में जो लोग रहते थे उनके पास में ये गाय आई। तो गाय क्यों आई? तो गाय इसलिए आई कि सृष्टि के रक्षण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए मनुष्य को सहायता अगर कोई कर सकता है तो ये गोमाता सहायता कर सकती है, ये गाय सहायता करेगी, इसलिए दिया गया है। बीच में एक घटना हुई, देवासुर संग्राम तो होते रहते हैं। तो एक देवासुर संग्राम में ऐसा लगा कि देवताओं ने हारने जा रहे हैं, तो देवताओं को कहीं ना कहीं छुपना पड़ेगा। तो इन लोगों ने तीनों देवताओं के पास गए। तीनों देवता के बारे में हम जानते हैं। तो आखिर विष्णु के पास में गए। विष्णु ने बताया, नारायण ने बताया कि मेरे को भी इस समय ये रण छोड़ करके कहीं ना कहीं छुपनी पड़ेगी। तो सब लोगों ने तय किया, भगवान नारायण ने बताया, तीनों देवता ने बताया कि गोमाता के पास में चले हो। आप सोचिए, सारे देवताओं ने ससुरों से डर करके गोमाता के पास में गए, गोमाता के शरीर में छुपे, सूक्ष्म स्वरूप में उनके शरीर में रहे। थोड़ी विलंब में कहते हैं पहुंचे हमारे गंगा माता और लक्ष्मी माता। तो गोमाता ने बोली कि मेरे शरीर में अगर कहीं पर कहीं स्थान है तो आप वहां पर छुप सकते हैं, रह सकते हैं। तो गोमाता के शरीर में कहीं उनको स्थान नहीं मिला। तो उन्होंने बताया कि दो स्थान है, एक गोबर है, एक गोमूत्र है। तो उन्होंने, लक्ष्मी ने स्वीकार किया कि मैं गोबर में रहूंगी, इसलिए कहते हैं गोमये बसते लक्ष्मी। गंगा माता गोमूत्र में रहा। तो जैसे एक गरिया पानी में एक बूंद गंगा जल डालते हैं तो हम जानते हैं कि पूरी गंगा जल हो गया, उसमें अभिषेक करते हैं, भगवान जी का पूजन करते हैं। ऐसे ही पानी के अंदर में एक बूंद अगर आपने गोमूत्र डाल दिया तो स्वाभाविक रूप से ये पवित्र हो जाता है। तो पंचगव्य कहते हैं, दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र, ऐसे तीन गव्य है। दूध, गोमूत्र और गोबर। दही और घी ये दूध से निकलता है। हम जानते हैं पंचामृत में हम भगवान जी को अभिषेक करते हैं, स्नान कराते हैं। शायद आप जानते होंगे नहीं होंगे, मेरे को पता नहीं, किंतु एक विधान है सप्तामृत में भगवान जी को स्नान कराना, शिव जी की अभिषेक कराना। ये सप्तामृत क्या होता है? दूध, दही, घी, शहद और मधु या शहद, इसके साथ में शर्करा मतलब चीनी नहीं है। ये चीनी जहर होता है। चीनी शरीर के अंदर में जाए तो 1 ग्राम चीनी भी हजम नहीं होता, इसलिए इसमें गुड़ कहते हैं, शर्करा कहते हैं। और 2 अमृत है, वो है गोबर और गोमूत्र। इस सप्तामृत में अगर भगवान शंकर को स्नान करता है, कुष्ठ जैसा, लेपर जैसा महारोग भी ठीक हो जाता है। तो गोमाता का इतनी ताकत है। तो उस गोमाता के बारे में जब गाय के दूध के बारे में चर्चा हुई न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में, वहां सब लोगों ने बताया कि ये जो गाय के स्वरूप दिखने वाला एक पशु है जिसका नाम जर्सी है, होलिस्टाइन है, एचएफ है, प्रिजन है, इनकी दुर्भाग्य से जो दूध जैसा निकलता है व्हाइट लिक्विड, जिसको दूध कहते हैं, आज सर्वत्र वो चल रहा है। ये दूध नहीं है, ये जहर है। आप लोगों ने इस जहर को हमको क्यों पिला रहे हैं? इस जहर जो है इसमें बीटा किसिन 1, मॉर्फिन 7 जैसे पॉइजन है।
आप सोच लीजिए, उस दिन के बाद में न्यूजीलैंड से ये सारे गाय को निकाल दिए गए, जिसको गाय कहते हैं, अर्थात जर्सी होल्स्टाइन्स को निकाल दिए। इसलिए गाय कहने से भारत की गोवंश के बारे में हम सोचना चाहिए। गाय कहने से जर्सी होल्स्टाइन्स नहीं है, लोग A2 A1 मिल्क कहते हैं, ये भी एक भ्रम है। A1 में A2 मिल्क तो मैं कहता हूं कभी नहीं कहना चाहिए। ये जर्सी का दूध है, ये गाय का दूध है, अर्थात भारत की गाय का दूध। 70 से ज्यादा प्रजातियां ब्रीड्स भारत में देखने को मिलते थे, आज 40 से 42 मिलते हैं। हर प्रदेश में अपना अपना उसी प्रदेश के अनुसार गाय है, प्रजाति है। आप सोच लीजिए, विषय ऐसा है कि सभी देवताओं ने आके गाय के शरीर में शरण लिया, किससे डर करके? असुर से डर करके। इसका अर्थ है उस समय असुर राक्षस ये गाय को नहीं खाते थे, काट के गाय को पूजा करते थे। गाय के जितने महत्व है उनको मालूम था। गाय सृष्टि की हमारी रक्षा करने के लिए जिस जिस प्रकार का योगदान है उसके बारे में उनको अच्छे ढंग से मालूम थे। लेकिन दुर्भाग्य है, आज मनुष्य ऐसे जो गाय है, गोमाता है, इस गोमाता को उन्होंने काट के खा रहे हैं। चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, भारत में किस लोगों हो, इसके बारे में सोचना चाहिए। कुरान के अंदर में वर्णन है, गाय के गोमांस नहीं खाना चाहिए, वो जहर है, वर्णन है, उसको पढ़नी चाहिए। क्रिश्चियन बाइबल में बताया गया है इसको नहीं खाना चाहिए, वहां तो हिंसा को मना किया है। और भारत के संस्कृति में, भारत के शास्त्र में, भारत के वेद पुराणों में कहीं गोवध के बारे में चर्चा नहीं है। आज अमेरिका जैसे बड़े बड़े लोगों ने जो दुर्भाग्य से गाय का मांस काट के खाते हैं, इन सब लोगों ने बोलते हैं कि गाय के गले की ऊपर की मांस नहीं खाना क्योंकि वहां जहर है। न्यूजीलैंड से लेकर के आप ब्राजील तक पूरी ऐसे देशों में आप देख लीजिए। ब्राजील का उदाहरण लेंगे तो ब्राजील में जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा गाय हैं। वो कौन सी गाय है? वो भारत के गिर है, साहिवाल के नस्ल की गाय है। ये भारत के गाय आज भारत सर्वत्र है, भारत के बाहर। आज 3-4 महीने पहले एक विषय मालूम पड़ा कि अमेरिका के लोग कहते हैं, वहां की सरकार भी कहती है कि गाय का जो घी है, पहले उन्होंने बताया कि फैट के रहते उसको नहीं खाना चाहिए। आज कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि गाय का जो भारत का गाय का घी, हार्ट पेशेंट भी दिन में भोजन जो करता है 2 बार निश्चित रूप से 25-25 ग्राम खानी चाहिए। रिफाइन के साथ में जोड़ दिया गाय का घी को। लेकिन आज मानते हैं, आज वो कहते हैं कि गिर साहिवाल की नस्ल की जो गाय अधिक दूध देते हैं ये हमको चाहिए। भारत को 1 लाख गाय की डिमांड है, लेकिन भारत आज देने की स्थिति में नहीं है। इस प्रकार का गाय है। तो इस गाय का जो पंचगव्य है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, ये हमारे लिए क्या करता है। आज कहीं भी जाए, आप कहीं भी जाए, मैं प्रदीप भाई को, मनोज भाई को धन्यवाद देता हूं। आज इस विषय को सबके सामने धीरे धीरे लेने जा रहे हैं। मैं उनको साधुवाद भी देता हूं, उनके कार्यकर्ता बंधुओं को। वो तो कार्यकर्ता बंधु बोलता हूं, लेकिन है तो मेरी भारत की संतान, मेरी भाई है। आज सौभाग्य से इसी विषय को चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। आज दुर्भाग्य है, पंजाब के बंधुओं ने अपने जमीन के अगर घूमने के लिए जाएंगे, वहां चिड़िया देखने को नहीं मिलेगी। किसान जब जमीन में खेती करता था, अगर प्यास लगता था, पानी नहीं है, तो जमीन के अंदर से जो पानी थोड़ी सी छान करके नीचे उतरता था, उस पानी को पी लेता था। आज वो पानी को पीना क्या, स्नान करने के लिए डरता है। क्यों डरता है? आज यूरिया, DAP, पेस्टिसाइड्स के कारण भारत की समस्या निर्माण हो गई। 3 माता है, एक भू माता है जिसको धरती माता कह सकते हैं, दूसरा हमारी गोमाता है, तीसरा हमारी जन्मदात्री माता है। आज हम इसी 3 माताओं के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। आज ये 3 माताओं के ऊपर में प्रचंड विदेशी लोगों का आक्रमण है,
दुर्भाग्य से हमारा देश की स्वार्थी राजनीतिक नेता, स्वार्थ इंटेलेक्चुअल्स, स्वार्थी बुद्धिजीवी व्यक्ति, स्वार्थी व्यवसायी व्यक्ति, स्वार्थी लोगों ने आज विदेशी के प्रभाव में प्रभावित होकर के तीनों माताओं को अनदेखा किया है। इसका परिणाम हम भोग रहे हैं। हम कह सकते हैं इस गाय हमारा रोग को निदान कर सकता है। आप परीक्षा के स्वरूप आप बेटाडीन या आयोडीन या कोई भी कचरा चीज पानी में डाल दीजिए, किसी कांच के गिलास में पानी में डाल दीजिए, पानी गंदा हो जाएगा। उसी पानी में 1 चम्मच गौमूत्र डाल दीजिए, आप देखेंगे पानी स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है। करके देखिए, अभी भी करके देख सकते हैं। गाय के गौमूत्र में इतनी ताकत है। गाय का गो अर्क के बारे में चर्चा होता है। गो अर्क तो गर्म करके स्टीम से उसको निकालते हैं। एक साइड में गर्म किया, वो स्टीम गया, दूसरे साइड में ठंडा किया, जो पानी सुरक्षित रहा तो वो गो अर्क हुआ। सभी लोगों ने गो अर्क की प्रयोग तैयार कर नहीं सकते, लेकिन ऐसा स्वभाव सरल है। लेकिन 20 ग्राम जिसके एसिडिटी नहीं है, 20 ग्राम गौमूत्र, जिसको एसिडिटी है 10 ग्राम गौमूत्र, 10 मिलीग्राम, इसको 4 गुना पानी में अर्थात आधा ग्लास पानी में, जिसको एसिडिटी है वो 10 ग्राम, जिसको एसिडिटी नहीं है ये 20 ग्राम। आप सवेरे खाली पेट लीजिए। कहते हैं 48 प्रकार की बीमारियां शरीर में प्रवेश नहीं करेगी। आपकी स्किन की प्रॉब्लम है, परीक्षा कर लीजिए। बहुत ज्यादा नहीं, 7 दिन समान परिमाण की गौमूत्र गोबर को मिलाइए, उसको शरीर में लेप लगाइए, अच्छे से मसाज करिए। 10-15 मिनट 20 मिनट बाल सूर्य के सामने बैठ जाइए। धीरे धीरे सूर्य की ताप आपके शरीर में आएगा। आप गुनगुना पानी में स्नान कर लीजिए। 7 दिन के बाद में आप ही खुद ही अनुभव करोगे, आपके शरीर के चमड़े की जो लोमकूप है वो खुल गए हैं और शरीर की चर्म रोग कम हो गया है। डेंड्रफ्स होते हैं, वही चीज को आप अपने बालों में लगा सकते हैं। आधे घंटे के बाद में धो लेना गुनगुना पानी में, इतनी बड़ी काम होता है। आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, छोटा सा प्रयोग करिए। 20 मिलीलीटर आप गौमूत्र लीजिए, 7 बेलपत्ते की पत्ते के रस के उसमें डालिए और सुबह शाम लीजिए 2 बार। जिसको डायबिटिक ज्यादा है नहीं तो 1 बार सवेरे लीजिए। आप धीरे धीरे टैबलेट छूट जाएगा। जिसको इंसुलिन लगता है, इस बेलपत्र और गौमूत्र के साथ में अर्थात गोवर्ग, तो गौमूत्र कैसे लेना, बहुत सरल है। ताजा गौमूत्र बच्चिया का, गाभिन गाय का नहीं है, गर्भवती गाय का नहीं लेना, बच्चिया क्या लेना, ताजा। अपने जो धोती पहनते हैं उसको 8 फोल्ड करना, 8 फोल्ड कपड़े को उसमें 8 बार छान लीजिए। ये नंबर 1 की अर्क है। इसी गो अर्क को आपने 2-2.5 घंटे के अंदर में व्यवहार करना। उसके कारण है 2-2.5 घंटे में इसलिए करना चाहिए कि इसके बाद में बैक्टीरिया फॉर्मेशन होता है, वो पौधे के लिए ठीक है, मनुष्य के लिए थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। उसको वही 20 मिलीलीटर लेना, एसिडिटी है तो 10 लेना। इसमें बेलपत्र डाल करके आपने रस डाल करके उसको खा सकते हैं। इंसुलिन वाला को 2 किलो मेथी 2 लीटर गौमूत्र में भिगवा दीजिए, एक कांच की बोतल में रख दीजिए। 48 घंटे के बाद निकालना, उसको छाया में सुखा दीजिएगा और उसका पाउडर बना लीजिए। 1 चम्मच पाउडर बेलपत्ते की रस लेने के आधे घंटे के बाद में लेना। उसके आधे घंटे के बाद में जो भोजन करना चेक करिए। धीरे धीरे आपको 3 महीने के अंदर में आप इंसुलिन से टैबलेट को शिफ्ट हो जाओगे और धीरे धीरे 1 साल के अंदर में टैबलेट से धीरे धीरे नॉर्मल स्थिति में आ सकते हैं। 2 साल तक लेंगे तो भविष्य में इसको डायबिटीज की दवाई लेनी नहीं पड़ेगी। अब शरीर के अंदर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देता है।
उसमें उसी 20 ml गोमूत्र में अगर तुलसी पत्ता 20-30 तुलसी पत्ते के रस डालते हैं, उसको ग्रहण करते, तो प्राइमरी कैंसर का हम अरेस्ट कर सकते हैं। इतनी ताकत है उसमें। अगर हम लोगों ने अर्जुन की पेड़ की छाल की पाउडर, ये कंडीशन है कि उसको छाया में सुखाना, अर्जुन की छाल को पाउडर बनाना, धूप में नहीं सुखाना, धूप में उसके जीवाणु भूताणु मर जाते हैं। अगर उसको आपने 1 चम्मच पाउडर लिया तो हार्ट की प्रॉब्लम आपका धीरे धीरे सॉल्व होती है। एंजाइना पेन्स होता है, हार्ट में ब्लॉकेज छोटा मोटा है, अर्टरियों में कष्ट होता है, कभी कभी एसिडिटी होते समय पेन होता है, चेस्ट पेन होता है, उसके लिए बहुत सरल उपाय है। समान परिमाण में गोबर गोमूत्र लीजिए, आधा किलो ताजा, उसको एक मिट्टी के बर्तन में गर्म करिए। मिट्टी के बर्तन में गर्म करके अच्छे से गर्म करना 10-15-20 मिनट तक। बाद में उसको थोड़ा ठंडा करना गुनगुना, सीने चेस्ट के ऊपर में उसको लेप लगाइए। आधे घंटे के बाद में उसको कपड़े से पोंछ लीजिए। जो अपना गाय का घी है, उस गाय का घी थोड़ा सा 1 चम्मच उसके ऊपर में मसाज करें। आपके एंजाइना पेन, आपके पतले अर्टरी में जो ब्लॉकेज है, धीरे धीरे 15-16 बार लेप लगाने के बाद में कंट्रोल में आ जाता है। हम दूध हल्दी लेते हैं, दूध में हल्दी डाल के लेते हैं, तो दूध में हल्दी डालने से शरीर के अंदर में दर्द कम होता है, मसल्स पेन कम होती है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, आपको कैल्शियम मिलता है। दूध को पूर्ण आहार कहते हैं, सारी प्रकार की चीज। मैं प्याज लहसुन नहीं खाता। कुछ लोग बोलते हैं आप प्याज लहसुन खाते नहीं हो, तो प्याज और लहसुन के अंदर में जो मेडिसिनल पावर है, औषधीय शक्ति है, आपको तो मिलता नहीं है। मैं डॉक्टरों को पूछा, दिल्ली में पूछा, मध्य प्रदेश में पूछा, काशी में पूछा, कई लोगों को पूछा, मेरे को बताओ कि जो लहसुन और प्याज के अंदर में जो औषधीय गुण है, मेरी गैया मैया की दूध में, मेरी भारत की गाय के दूध में, किसी प्रकार का गाय, गिर की नस्ल ले लो, साहिवाल का ले लो, आप कांकरेज का ले लीजिए, हरियारी के ले लीजिए, खरियारी के ले लीजिए, किसी प्रकार के गाय के नस्ल के दूध के बताइए उसके अंदर में कम है क्या? एक भी आज मेरे को 40 साल में एक डॉक्टर नहीं मिला कि नहीं भैया आपको वो दूध के लीजिए ठीक है, लेकिन लहसुन प्याज आप लीजिए। आज भी एक डॉक्टर हमको नहीं मिला। तो बोलते हाँ, दूध के अंदर में सारी चीज है। उसमें हल्दी डालने से इतना उपकार होता है। दूध, हल्दी और घी डाल दो आप तीनों, आपको पाइल से होगी नहीं। दूध और घी डाल के पीजिए, एसिडिटी होगी नहीं। ये गैया मैया की दूध की ताकत है। बहुत ज्यादा मेडिसिन के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा आर्थिक पक्ष को, वी कैन चेंज द इकोनॉमिकल कंडीशन इन इंडिया। भारत का इकोनॉमिकल स्थिति को हम गाय के आधार से चेंज कर सकते हैं। ये गाय मां दावा देती है। नंबर 1, ये विदेशी लोगों ने सोचा भारत के इस प्रकार का जो इतने सारे लोग रहते हैं और कोई दवाई वगैरह कुछ नहीं लेते, साधारण कुछ ले लिए तो शरीर ठीक हो जाता है, कारण क्या है? उन्होंने ढूंढा। उन्होंने देखा कि इनके जो भोजन पानी है, जो भोजन करते हैं, इस भोजन जो करते हैं इसके कारण शरीर के अंदर में रोग आते नहीं है, शरीर की ताकत बढ़ती है। तो भोजन क्या करते हैं? इनकी मिट्टी से जो चावल दाल वगैरह होता है, सब्जी भाजी होते हैं, वही तो करते हैं, फल मूल वही तो करते हैं। उन्होंने कहते हैं कि ब्रिटिश लोगों ने, बाकी पीछे तो हम नहीं जाएंगे, अपना देश की चावल वगैरह लेके चले गए अपने घर में, गाँव में, वहां जाके धान जगाया तो गया। उदाहरण स्वरूप बासमती चावल का ले लीजिए, वहां पर धान तो आया, चावल निकला, लेकिन उसमें से कोई गंध नहीं रहा, कोई तत्व नहीं रहा। उनके मस्तिष्क में दर्द हुई कि घटना क्या है, भारत की भूमि में ताकत कहां से आ गई। तो उन्होंने, मैं जो 18 लोगों पर बात कर रहा था पहले, ये सारे लोग बारी बारी में आए, इसे भारत की मिट्टी को परीक्षण किया, जिसको सॉइल टेस्ट कहते हैं। परीक्षण करने के बाद में भारत की मिट्टी में उनको ध्यान में आया कि यहाँ पर जो उर्वरा शक्ति है कहीं नहीं है।
तो उन्होंने भाई साहब ढूंढ मैं एक ढूंढ बात करके कुछ कहना चाहूंगा। भाई साहब मैं बोलिए। बस सबको यही बताना चाहूंगा कि 5 मिनट के बाद ये बंद हो जाएगा, फिर हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। अब जैसे ही ये बंद होगा तो 5 मिनट का ब्रेक रहेगा। 5 मिनट के बाद आप सभी लोग फिर से यहाँ पर आ जाएं। 5 मिनट के बाद जब ये समाप्ति हो जाएगी उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक रहेगा बस। ठीक धन्यवाद। है। तो उन्होंने देखा कि ये सारा जो चीज है, जो माटी का मिट्टी का जो उर्वरता है, इसके कारण भारत के रहने वाले जो गाय हैं, उस गाय का गोबर और गोमूत्र है, उसमें जो खाद बनती है, उसी खाद से मिट्टी की ताकत रहती है। इसमें घन जीवामृत बनता है, जीवामृत बनता है, अमृत पानी मिल बनता है, कीट नियंत्रक बनते हैं। कीटनाशक हम नहीं कहते हैं, हम किसको मारना नहीं चाहते हैं, नियंत्रक कहते हैं। ये कीड़े जो है हमारा खेत में नहीं आना चाहिए, ये जहर मुक्त है। इस तो उन्होंने देखा कि इसी के कारण ही मिट्टी की उर्वरता है। 1 एकड़ जमीन में आज हम यूरिया डी पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, पंजाब में तो 20,000 रुपया तक खर्चा करते हैं, 15,000 तक खर्चा करते हैं। लेकिन आप देखेंगे इसकी प्रयोग करेंगे ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपया में 1 एकड़ की जमीन की खेती हो जाएगी। 1 एकड़ जमीन के लिए 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन का पाउडर, इसको 3 बार प्रयोग करना। इसको लिक्विड फॉर्म में बनाएंगे तो जीवामृत हो गया, सॉलिड फॉर्म में बनाएंगे तो घन जीवामृत हो गया। घन जीवामृत जब हल करते हैं उस समय डालते हैं, जब बीज डालते हैं, छोटा सा पौधा बड़ा होता है, इसे 3 बार 15-15 दिन अंतराल में इसको हम डालते हैं। कुल मिलाकर इसमें खर्चा होता है 1 एकड़ जमीन में पूरी फसल निकलने के लिए 4 किलो गुड़, 3 किलो बेसन और गोबर गोमूत्र। तो अपने घर में एक गाय है तो फ्री है, हर दिन हमारी गाय 12 से 15 किलो तक गोबर दे देती है, और हमको 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र केवल 15 दिन में एक बार चाहिए। जब पौधा बड़ा हो जाता है, गुड़ उसमें माइनस कर देते हैं, इसमें बेसन माइनस कर देते हैं, केवल गोबर गोमूत्र, आखिर में आधा किलो गुड़ केवल यूज करते हैं। कीटनाशक बनाते हैं, नीम के पत्ते की और गोबर गोमूत्र की सहायता से हम कीटनाशक बनाते हैं। अगर उसमें से कीड़े नहीं गए, कुछ मित्र कीड़ा रहता है, शत्रु कीड़ा रहता है, अगर नहीं गए तो उसमें 50 ग्राम लहसुन और 50 ग्राम हरी मिर्च डालते हैं नीम पत्ते और गोमूत्र के साथ में, 10 लीटर में एक बार। 21 दिन के बाद ये तैयार हो जाता है, उसको छान करके 10 गुना पानी मिला करके छिड़क देते हैं। और उसमें से अगर कुछ ऐसे शत्रु कीड़ा रहते हैं, जाते नहीं है, फिर आप दूसरा बना लीजिए। ये 5 के साथ में आप तुलसी की पत्ता डाल दीजिए 150 ग्राम, 1 किलो बेलपत्र डाल दीजिए, 1 किलो धतूरा डाल दीजिए, 1 किलो जो आख बोलते हैं उसको डाल दीजिए। इसमें इतने जबरदस्त कीटनाशक बन जाती है, ये कीड़े भाग जाते हैं। खर्चा क्या है? कुछ नहीं है, अपने ही बगीचा में, अपने ही जमीन पे लहसुन होता है और हरी मिर्च होती है। आज हम देश में अगर सोचा जाए तो हम लोगों ने आज 13 लाख करोड़ का यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड्स खा लेते हैं। उन्होंने सोचा अगर इस प्रकार का इनको मिलता है, दूध मिलता है, दही मिलता है, घी मिलता है, और साथ साथ में इतनी गोबर गोमूत्र मिलता है, इसका जमीन की रक्षा होता है, तो हिंदी में कहते हैं ना रहेगी बांस ना बाजोगी बांसुरी। तो ये गाय को खत्म कर दो तो इसकी जमीन खत्म हो जाएगी। इनको दूध दही घी नहीं मिलेगा, जो कि हमारा साधारण व्यक्ति भी भोजन करता था। उस कारण से शरीर के अंदर में जो शक्ति रहती थी, कोई दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। थोड़ा बहुत कुछ हुआ तो औषधि पेड़ पर हमारे पास में रहता था, गोमूत्र के साथ ले लो, गोबर के साथ ले लो। इस प्रकार का शक्तियां अपने गौमाता के पास में है। मैंने आपको एक मोबाइल का पीछे लगा हुआ एक चिप्स के बारे में दिखाता हूं, 2 प्रकार का है। दिल्ली के एक कुछ लोगों के सामने एक बार चर्चा आई, वहां उस मीटिंग के बाद में एक हॉस्पिटल में दर्शन के लिए गया, कुछ पेशेंट थे, वहां एक मेटरनेट वार्ड में गए, तो एक छोटा सा नवजात शिशु, डॉक्टर ने परिचय कराया, परिचित भी थे,
तो वहां उनके साथ में 4 लोग थे और हम भी 4 लोग थे। वहां फ्रिज था, वहां टीवी था, वहां एसी था, और उस माँ के पास में एक मोबाइल, उसके बाजू में उसकी भतीजी एक लैपटॉप में उसके फोटोग्राफ्स भेज रहे थे, एक मोबाइल पड़ा हुआ था, और हम सब लोग के पास में एक एक मोबाइल था। मैंने डॉक्टर साहब को पूछा, डॉक्टर साहब जी, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज जो है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज में जितने रेडिएशन निकलती है, इसका क्या ये छोटे से बच्चे के प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उस माँ पलट करके देखी, वो भी एक डॉक्टर थी। वो आश्चर्य हुआ, हाँ ये तो सही है। इतने सारे जो रेडिएशन का प्रभाव हमारे मस्तिष्क में आता है, हम जानते हैं कंटिन्यूअसली। मेरा हार्ट कंटिन्यूअसली पिछले 4 साल से हेडेक हो रहा था। मैंने जब इस छोटा सा चिप्स को लगाया, मैं उनको बताया इसका नाम है एंटी रेडिएशन चिप्स। सौभाग्य से पंजाब में ही 2 साइंटिस्ट निकले हैं, इसकी परीक्षण करके उन्होंने बताया। डॉक्टर पांडे जी हैं और एक बंधु है। तो जब इसको मैंने मोबाइल में लगाया, आज तक इस मोबाइल के कारण जितने हेडेक हो रहे थे, 1.5 साल से 1 पैसा का मैंने मेडिसिन खुद ही नहीं लिया। वो क्या है? ये एंटी रेडिएशन चिप्स है। मैंने डॉक्टर्स को पूछा, उस मीटिंग के अंदर साइंटिस्ट को पूछा, 2 संत महात्मा बैठे थे, उनको भी पूछा, मेरे को बताइए कि गाय का गोबर का दाम कितना है? एक महाराज जी बैठे थे, वो तो हंस के बोले, अजीत क्या बात कर रहे हो, गाय के तो गोबर कर देती है हमारे आश्रम के सामने, इसको साफ करने के लिए 2 रुपया 4 रुपया खर्चा करनी पड़ती है। तो एक किसान था, उन्होंने बताया कितना होगा, 2-4 रुपया होगा, ज्यादा अगर बेचेंगे तो, खाद के रूप में बेचेंगे तो और थोड़ी पैसा होगा। मैं इनको बताया कि गाय का गोबर का दाम 25,000 रुपया है। आश्चर्य हो गए। मनोज भाई सोलंकी ने इसका पहला निकाला। ये जो चिप्स है ये कुछ नहीं है, 1 ग्राम गोबर केवल है। हम पर्यावरण की बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े बात करते हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अभी कोरोना की वायरस के बारे में सोचते हैं। कोरोना का वायरस को आप नाक के माध्यम में वायरस अंदर जाता है, मुंह के माध्यम में वायरस जाता है। जब निकलते हैं ना, नाक में थोड़ा सा घी ऐसा लगा करके निकले गाय का घी, कोई भी वायरस अंदर नहीं जाएगा। 6 घंटा तक आप सुरक्षित रहोगे। मुंह के जिह्वा के ऊपर में थोड़ा सा आप केवल सौंठ रखिए 4-5 मिनट तक, वो धीरे धीरे गलेगा अंदर। उस लाल के माध्यम से लीजिए, पानी मत पीजिए। उस श्वास के माध्यम से अंदर तक की आपकी सारा साफ करी पेट तक जाएगी, कोई वायरस काम नहीं करे, कोरोना से रक्षा हो जाएगा। इसके ऊपर में 15 मिनट छोड़ करके 1 चम्मच घी ले लीजिए, शहद के साथ ले लीजिए, शर्करा के साथ लीजिए, चीनी के साथ नहीं, गुड़ के साथ में ले लीजिए। इतनी ताकत है। तो उस एंटी रेडिएशन चिप्स जो है, उसी चिप्स को मैंने बताया कि इस चिप्स का दाम 25 रुपया है, और 1000 लोगों ने वहां खरीद किया। अगर 1 ग्राम को 25 रुपया हुआ तो 1 किलो को कितना हो गया? मेरे को पता है धीरे धीरे आगे 2-4 साल के अंदर में ये चिप्स, आज इसका रेट अमेरिका में 1000 रुपया है। 1 लाख रुपया एक गाय का गोबर का 1 किलो का दाम आज ऐसा है। तो गैया मैया कभी भी नहीं मर सकती। हम चाइना का विषय बोलते हैं, जितने सारे भारतवर्षों में गणेश जी का पूजन होती है, लक्ष्मी माता का पूजन होती है, दीपावली में दीपक जलाते हैं, दीपावली में मूर्तियां बैठाते हैं लक्ष्मी और गणेश जी का, ये सब चाइना का इधर उधर का केमिकल युक्त। सरकार चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि इसको पानी में मत डालिए, इसमें पानी में डालेंगे तो पानी खराब हो जाएगा, पर्यावरण खराब हो जाएगा। हमारा देश में लंबे समय से गोबर की गणेश की पूजन होती थी। आज गोबर की गणेश की पूजन अगर आप करते हैं तो आज ये पर्यावरण रक्षा हो जाएगी। और ये गोबर की गणेश को अगर विसर्जन पानी में करते हैं, पानी में कोई खराब नहीं आएगी। पानी के अंदर के जो जीव, मछली से लेकर बाकी जितने जीव रहते हैं, इन सब लोगों के लिए वो भोजन बन जाती है। ये गाय के गोबर की ताकत है। पर्यावरण की सुरक्षा, पिछले साल हम लोगों ने जो बनाया, 7.5 लाख ऐसे मूर्तियां बिक्री हुई, लोगों ने बनाया और बेचा। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, नागपुर में हमारे एक हितेश भाई रहता है, उन्होंने दीपावली के समय दीपक बनाया,
वो दीपक जो पहले साल 3 साल पहले बनाया गोबर के माध्यम से, तो गोबर में अगर 1 किलो गोबर लेते हैं तो 100 ग्राम मुल्तानी मिट्टी उसमें मिलाइए और गोबर उसमें थोड़ा सा 100 ग्राम चावल का माड़ मिलाइए, इसमें दीपक बन जाता है। कोई भी सांचा से, सांचा पीतल का हो, सांचा लकड़ी का हो, सांचा मिट्टी का हो। और उसमें जब घी देते हैं तो उसका लाभ मिलता है, बताया मैंने। थोड़ा सा बेस में अग्नि लगी, आग लगी, तो उसमें एक नया चीज निकल गया, तो थोड़ी सी धुआने के लिए, बाद में बुझ गई। तो फिर उन्होंने रिसर्च किया कि जो अग्निहोत्र करते हैं उसमें जो हम डालते हैं उसी को गोबर गौमूत्र में मिट्टी कम करके वो दीपक बनाया। इसमें गौशाला, मठ मंदिर के लोग, सेवा बस्ती, स्लम से रहने वाले बहने भैया और कुछ ऐसे समाज के लोग मिल करके उसको बनाया। इसमें जो धूपबत्ती बनता है जिस कारण से पर्यावरण की रक्षा होती है, मच्छर तो भगते हैं, हमको अच्छी चीज मिलती है। इसमें नागरमुत्थार और जटामसी मिला लेते हैं, घी मिलते हैं, थोड़ा चावल मिलता है, उसी में वो दीपक बनाए। उन्होंने बताया कि दीपक को जलने के बाद में जहां रखते हैं थोड़ा दूर रखिएगा, कपड़े के पास मत रखिए। कारण उसके बाद में घी समाप्त होने के बाद जो बेस में अग्नि लगी वो धूपबत्ती का काम किया। 40-45 मिनट तक उसके अग्निहोत्र का जो प्रभाव रहता है उस प्रकार का अग्निहोत्र धूप के नाते वो पूरा काम किया। आप आश्चर्य होंगे, पिछले दीपावली में 1 करोड़ दीपक बनाया नागपुर के बंधुओं ने। एक गरीब से गरीब परिवार के घर में 6,500 से 11,000 रुपया चला गया। आज इस रेडिएशन को ठीक करने के लिए एकमात्र उपाय है गाय का गोबर, उसमें कुछ भी बना लीजिए। कानपुर में एक होटल के अंदर हमने देखने के लिए गए थे, तो वीरेंद्र भाई साहब जी ने बताया कि ये होटल बहुत अच्छा बना है मेरा, आप आइए, बहुत लोग प्रशंसा करते हैं, आप भी देख लीजिए। रूम में गए तो फ्रिज है, टीवी है, वहां पर एसी है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज था। और एक परिवार वहां से बाहर निकल, मैंने वीरेंद्र भाई साहब को पूछा, बोले भाई साहब जी इस रूम में 6 घंटे तक जिस लोगों ने रहा, इतने सारे रेडिएशन से उनको प्रभावित किया, तो छोटा सा बच्चा 1 साल का, उसको कैसा? तो उनके आंख से पानी निकल गया। उन्होंने आज अपने रूम को गोबर के भिन्न भिन्न प्रकार, झूमर लगाया है, द्वार बंद लगाया है, जो बंधन बार कहते हैं द्वार बंद लगाते हैं, उन्होंने लगाया है, मूर्तियां बैठी ही हैं। आज उस घर के रेडिएशन टोटल एंटी रेडिएशन ये काम किया, कुछ भी नहीं है। आज टीवी हमको चाहिए, आज हमको फ्रिज चाहिए, आज हमको एसी चाहिए, लेकिन इससे बचने के लिए हमको गाय चाहिए। हमारी जमीन धरती माता को उन्होंने बंजर बनाया। और आश्चर्य होंगे आप, गाय मरने के बाद में हमको 40 लाख रुपया दे करके मरती है, मरने के बाद देती है। उसका फॉर्मूला तो यह बता नहीं सकता, लेकिन गाय को स्लटर हाउस में मत भेजिए, गाय को समाधि खाद बनाइए, उसको समाधि दीजिए। उसमें से जो साल भर के बाद में खाद निकलता है, तो उस खाद 1 एकड़ जमीन के लिए एक गाय सफिशिएंट है। कैसे भी बंजर भूमि तो हरियाली बन जाती है। उसके सींग से जो सींग खाद मिलता है, सीली का खाद, सींग का खाद, आणविक खाद भी बोलते हैं, उसका 1 ग्राम में हम 1 एकड़ का जमीन एक बार में खाद बना सकते हैं। एक गाय का सींग से हम 1200 एकड़ का जमीन आराम से खेती बना सकते हैं। उसका 1 ग्राम खाद का अमेरिका में आज 1000 रुपया है। इतनी वो खुद जीवित समय में नहीं खाती है। दूसरा, हम लोगों ने भगवान को पूजा करने के लिए, अभिषेक करने के लिए दूध दही लेके जाते हैं, घी लेके जाते हैं, पंचामृत लेके जाते हैं। मैं ग्वालियर के पास में एक आखिर का उदाहरण देता हूं, उसके बाद में जो कुछ पूछना चाहिए आप पूछ सकते हैं। ग्वालियर के पास में एक मंदिर के दर्शन के लिए गया था, 300 साल पुराने मंदिर ऐसे कह रहे थे। मेरे साथ में गौ सेवा के हमारे कार्यकर्ता गया था, तो साथ में उनके गौशाला से दूध लेके गए थे। हम लोग अभिषेक चल रहा था, 2-3 वहां पर पुजारी बैठे थे और भीड़ भी अच्छी थी, काफी लोगों का वहां पर पूजन अर्चन चलता है। हम जानते हैं मंदिरों में कैसा होता है। तो उस समय पीछे से एक जोर से आवाज आया, एक युवक ने जोर से चिल्लाया कि पुजारी जी। तो पुजारी जी बोले हाँ। तो परिचित व्यक्ति था, उन्होंने ऊपर से एक पैकेट दूध फेंका उनके ऊपर में, और पुजारी जी बोले कल आ रही, ये तो पैकेट का दूध है। बोलते हैं कि पुजारी जी चला दीजिए ना। पुजारी जी उन्होंने ऐसा नाखून मारा, छेद किया
और शिव जी के ऊपर में उस दूध को डाला, त्र्यंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टि मंत्र बताया। आप बताइए कि ये जो दूध है ही नहीं, इसको भगवान जी को अभिषेक करते हैं, कौन सी ऊर्जा प्राप्त करेंगे, कौन सी शक्ति प्राप्त करेंगे? आज मंदिर के अंदर में यही तो चलता है। मंदिर की वातावरण को शुद्ध करने के लिए मैं पुजारियों बंधुओं को, हमारे पूज्य संत महात्माओं को मैं पूछता हूँ कि कौन सा दूध चाहिए, कौन सा घी चाहिए, कौन सी दही चाहिए, कौन सी धूप चाहिए, जिसमें से मंदिर की शक्ति हमको प्राप्त होगी। कोई एक भी व्यक्ति मेरे को आज तक नहीं बताया कि भैंस का दूध, जर्सी का, होल्स्टाइन का दूध, पैकेट का दूध ये चल जाएगा। जजमान कहता है भैया मेरे घर में कुछ अनुष्ठान करिए, पंडित जी पुजारी जी वहां पर कुछ सामान बताते हैं, जजमान बोलते हैं ये सामान मिला नहीं, चला दीजिए, पंडित जी चला देते हैं। क्या हमको पूरे अनुष्ठान का लाभ मिलता है? नहीं मिलता। तो आज हमारा देश के अंदर में जितने मंदिर हैं, सारा मंदिर आज कैसा स्थिति है। एक सीताराम बाबा रहते हैं हमारे वृंदावन में। सीताराम बाबा जी इसको सुने तो उन्होंने चिल्लाया कि तुमने मेरे आश्रम में आया है, देखा है कभी कि मैंने कभी दूसरा दूध यहाँ पर यूज किया? सवेरे 3 बजे से 6 बजे तक अभिषेक चलता है उनके मंदिर में। तो मैंने तो कहा नहीं महाराज जी, कभी आपने दूसरे दूध नहीं लिया, कभी कोई दूसरा घी व्यवहार नहीं किया, तो तुम कैसे बोलते हो? बोले महाराज जी पूजन के बाद में लोग दर्शन के लाते हैं, हजारों आते हैं, उनके हाथ में कौन सा दूध है? हाँ, तो मेरे को तो ये ध्यान में नहीं आया कि दूसरे लोगों के हाथ में वही पैकेट वाला वही क्या क्या दूध है। तो उन्होंने लंबा चौड़ा एक 6 फीट का बोर्ड लगाया है, यहाँ केवल गाय का दूध दही घी लेकर के और गाय का द्वारा जो पूजन सामग्री तैयार होते हैं, जो भोजन प्रसाद में लगता है, वही चलेगा, दूसरा कुछ नहीं चलेगा। आप आश्चर्य होंगे, आज वहां पर जो भी जाते हैं पानी लेके जाते हैं, लेकिन दूसरा दूध नहीं लाते अगर नहीं मिला तो। ऐसा अगर हम सोचेंगे तो हमारा देवस्थान ठीक हो जाएगा। पंजाब में ही, आज नाम नहीं बताऊंगा, एक गुरुद्वारा में गया था, वहां पर लंगर में बैठा मैंने और बढ़िया वहां पर हमको प्रसाद मिला, हलवा मिले। तो मैंने देखा बाहर आने के बाद में एक सरदार जी हमारे उस हाथ नहीं धोए, हाथ में लगा हुआ जो घी था उन्होंने वाहे गुरु कह करके लगाया, और हम लगाते हैं उसको पानी में धोते नहीं, प्रसाद सोचते हैं। मैंने पूछा महाराज जी, सरदार जी, ये जो हाथ में आपने लगाया कि घी है? बोले कौन से घी है? देसी गाय का घी है, जर्सी का घी है। वो एक बार मेरे को देखा और मेरे को ऐसा आलिंगन किया, आज आपने बहुत अच्छी चीज बताई। तो हम हमारे देवस्थान, हम हमारे घर अगर इसको सोचेंगे नहीं तो कैसे होगा? जन्म होने से पहले पति पत्नी सोचते हैं कि इस बच्चे को हमको चाहिए। सही में क्या उनको बच्चा चाहिए, या बच्चा एक्सीडेंटल जन्म होते हैं? गर्भ में एक इतनी पवित्र प्राण एक शरीर के नाते स्थापित होता है, क्या हमको सोचना नहीं चाहिए? भगवान को सोचना नहीं चाहिए, बताना नहीं चाहिए, प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, मेरे कुल को, मेरे कुटुंब को, मेरे समाज को, मेरे धर्म से रक्षा करने वाला ऐसा बच्चा चाहिए? अगर ऐसे बच्चे हम चाहते हैं तो गर्भ में बच्चा आने के बाद में हमको क्या भोजन करना चाहिए? डॉक्टर के पास में जाते हैं, पता जब चला गर्भ में बच्चे धारण हो गए तो उन्होंने तुरंत मेडिसिन से चालू करते हैं। कौन सा मेडिसिन? कोई आयुर्वेदिक नहीं लेता, कोई पंचकर्म पे नहीं लेता, कोई होम्योपैथिक नहीं खाता। इसमें से 99% नाई ऐसे होते हैं जो कि एलोपैथ दवाई खाते हैं। आज उस माँ ने जो बच्चे को जन्म देगा तो मेडिसिन के आधार में जा मृत्यु तक वो मेडिसिन चलता है। आज दुर्भाग्य से 7.5 लाख से 8 लाख करोड़ दवाइयां हम लोग खाते हैं। तो हम अगर चाहेंगे इस भारत वर्ष की आर्थिक स्थिति को बदल सकते हैं, भारत वर्ष को रोग मुक्त बना सकते हैं, भारत वर्ष को ऊर्जा युक्त बना सकते हैं। गोबर की गैस से आज गाड़ियां चलने लगी गई है। आप दिल्ली जाइए, मुंबई जाइए, पुणे जाइए, सब जगह देखने को मिलेगा। इसको वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। गाय जो है ये एक समग्र विषय है। गाय के माध्यम से हम लोगों ने अपने आर्थिक विकास, अपने शरीर की विकास, अपने मन की विकास, अपने धर्मस्थल की ऊर्जाएं, ये सारा हो सकता है। इसलिए मैंने सभी को प्रार्थना करता हूँ, साधु संत महात्मा, मठ मंदिर के पुजारी, कथाकार को, उनको भी प्रार्थना करता हूँ, इस विषय को केवल भक्ति का विषय नहीं, इसकी विज्ञान की विषय, इसकी औषधि की विषय, इसकी आर्थिक विषय, सारी विषय को साधारण जनता तक ले चलिए। कहते हैं कि भारत गांव में बसती है,
गांव अर्थात गांव में किसान रहती है। किसान भारत की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। उस रीढ़ की हड्डी के अंदर में जो रस जो प्रवाहित होता है, जिसको बोन मैरो कहते हैं, वो हमारी गौ माता है। कहीं से रस थोड़ी सी कम हो गई, ये हड्डी की गैप बढ़ जाएगी, सारा शरीर बिगड़ जाएगा। तो इसे गाय माँ, ये गाय हमारी जीवन है, मेरी गाय मेरी जीवन है। इसको समझें, इसको विचार करें और इसको हम लोगों ने अमल भी करें। इतनी प्रार्थना है। जय कुमार। करण जंग जी, आपका सवाल था। करण जंग, आपकी आवाज नहीं आ रही। करण जंग जी, एक बार वो नीचे से माइक ऑन कर दें। नीचे से माइक ऑन करते हैं पहले। नीचे से माइक ऑन करें करण जंग जी। अमित जी, अमित कुमार जोशी जी, आप सवाल पूछना चाहते हैं? अमित जी, हाँ जी भाई साहब, ऐसा है कि मेरा जो बेटा है वो उसकी 9.5 साल उम्र है, उसको इंसुलिन के इंजेक्शन जी, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बोलिए फिर से। कि इंजेक्शन बंद हो जाएंगे। अमित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से पूछिए, रिपीट आराम से। मनोज जी, आप उसको दोहरा दीजिए अमित जी की आवाज को, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। मेरा बेटा है, 9.5 साल की उसकी उम्र है, उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लग रही है जी। दो चीज लीजिए। मैंने आपको इंसुलिन लग रही है उसको मैंने बताया कि पहला आपने 4-5 चीज नहीं खाना चाहिए। एक तो गाय के आधार की चावल वगैरह जो है, गेहूं वगैरह है, उसको भोजन करिए, एक नंबर है। यूरिया डीएपी शून्य, तो जिसको जैविक भोजन कहते हैं। दूसरा, चीनी बंद कर दीजिए, आयोडीन नमक बंद कर दीजिए, सादा नमक, सेंधा नमक लीजिए, रिफाइंड तेल बंद कर दीजिए, इतनी बंद कर दीजिए। और उसके साथ में मैंने जो बताया, गाय का गोमूत्र और जो बेलपत्र का प्रयोग आधा घंटा छोड़ करके, ये आपका जो पाउडर मैंने बताया मेथी वाला गाय के गोमूत्र से, एक बार रिपीट कर देंगे जरा उसको? हाँ, रिपीट करता हूँ यहाँ। जिस आयु का बच्चा बोल रहे हैं उसको 10 मिलीलीटर ml गोमूत्र, ताजा गोमूत्र को 8 फोल्डिंग कपड़े में छान करके 8 बार जो निकलेगा अवशेष, इसको गो अर्क हम कह सकते हैं। उसके 2-2.5 घंटे के अंदर उसको मैं अमित जी आपको इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी अमित जी आपको, जो भाई साहब ने बोला है। अगला प्रश्न है अपने जो लॉयर हैं पेशे से, करण जंग जी। करण जंग जी पूछिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार, आप बात सुन रहे हैं मेरी? आ रही है आवाज, बताइए। जी जी जी, हाँ बोलिए। हाँ, तो मेरा तो एक सरल सा प्रश्न था कि जो गाय का दूध है, देसी गाय का, वो आहार एक भोजन का मात्र है या अमृत है? मैं बताया पूर्ण आहार है। हम जो भोजन करते हैं उस भोजन का, अगर इसी पर जो प्रयाग में कुंभ मेला था, मैंने 100 से अधिक संतों को मिला। कई ऐसे वहां पर जो आकर के व्रती थे उनको मिला, उन्होंने पिछले 15 साल से 20 साल से केवल सवेरे, दोपहर को, शाम को 1-1 गिलास दूध लेते थे, कुछ नहीं लेते थे। उतने में उनके शरीर ठीक है, पिछले 30 साल से 20 साल से चल रहा है। हम तो अमृत कहते हैं उसको, लेकिन जब भोजन की विषय आता है, इसलिए जो आहार में भिन्न भिन्न प्रकार लेते हैं, ये सारी चीज दूध में मिलता है, इसलिए मैं इसको पूर्ण आहार दूध कहा। ये तो अमृत तो है ही। ठीक है। अगला प्रश्न राकेश जी है राजस्थान से। राकेश जी, राकेश जी आपको आवाज आ रही है? आपने नीचे से म्यूट खोला है? राकेश जी, जी राकेश जी आवाज आ रही है आपको? जी जी बोलिए राकेश जी, बोलिए। जी बोलिए। मैं समानांतर जो संगठन है, जैसे मान लो बीजेपी है, अब मुझे ये पता लगा कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहले सभी जितने भी मुख्यमंत्री जिनको हम विरोधी बोलते थे, उन्होंने सबने गाय रखी हुई थी, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गाय आते ही निकाल दी। हम वैसे प्रयास करते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ और हो रहा होता है। जी जी, भारतीय जनता पार्टी या राजनीतिक विषय में चर्चा हम करना नहीं चाहते हैं, मेरा रुचि का विषय भाई साहब राजनीति नहीं है, मतलब वो भी हमारे
समकक्ष है ना जी। मतलब कांग्रेस वालों ने वहां गायें रख रखी थी, लोकदल वालों ने भी। जैसे ही 2014 में बीजेपी सरकार आई, वहां से गायें उठा दी मुख्यमंत्री निवास से। हम इसके ऊपर बहस करना नहीं चाहेंगे। आप एक सिंपल काम करिए, आरटीआई में उस मुख्यमंत्री साहब जी को एक छोटा सा पत्र लिखिए कि गाय को ठीक है आपने क्यों निकाल दिया, आपको उत्तर मिलेगा। और मैं आपको ठीक है। आग्रह भी करूंगा, आप एक पत्र लिखनी चाहिए, जरूरत पड़ेगा तो आप उनको कोर्ट में बुला सकते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। और बहुत स्पष्ट रूप से देश के प्रधानमंत्री ने इस बार जो सरपंच लोगों के साथ में बातचीत किया, उस समय आपको ध्यान होगा 3 सरपंच ने कुछ प्रश्न पूछा और खुद ने प्रधानमंत्री सबके सामने बताया कि हमको ये जो जैविक खाद करने से लाभ होगा क्या, प्रश्न था। अच्छा, प्रधानमंत्री ने बताया कि उसको पहले 1 साल आधा करो, दूसरे साल और थोड़ा बढ़ाओ, तीसरे साल पूरा करो, इसमें खर्चा कम होगी, इसमें से जहर कम होगी, इसमें से कीड़े भी कम आएंगे, पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, और 2 साल 3 साल के बाद में, अर्थात 2 या 3 फसल के बाद में आप अच्छी आमदनी करोगे। इसको करके देखो। परम पूज्य सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन जी भागवत जी ने पिछले 3 साल से इसके ऊपर में विजयादशमी उत्सव में अभी सबको देश को उद्बोधन थे, इसके ऊपर बहुत आग्रह के साथ बोला, पब्लिकली बोला है। इसमें सारे राजनीतिक नेता, संत महात्मा, सारे चीफ मिनिस्टर, सब कोई विषय गया है। उसके बाद में नहीं करते हैं तो पब्लिक उनके साथ में बात करनी चाहिए, आप बात करनी चाहिए। जी भाई साहब, एक क्वेश्चन आया है कि गौ आधारित खेती के विषय में जानना चाहते हैं हरियाणा से। क्या जानना चाहते हैं? गौ आधारित खेती किस प्रकार से की जाए, क्या इसके परिणाम कैसे आएंगे, क्या पहले ऐसी खेती होती थी, ऐसा प्रश्न आया है। आज भी होती है, आज भी होती है गौ आधारित खेती। अर्थात जो लोगों ने, बाहर के लोगों ने रिसर्च किया, जो आज यूरिया डीएपी वगैरह डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, इसके बदले गोबर गौमूत्र की प्रयोग करना। हम जिस समय हल पहला करते हैं, जिस समय ड्राई रहता है, उस समय घन जीवामृत उपयोग करते हैं। उसके बाद में जो बीज डालते हैं, वहां से लेकर आखिर तक हम जीवामृत और गौमूत्र पानी यूज करते हैं। ये तीनों के बारे में मैं बहुत शॉर्ट से बताता हूँ। 1 एकड़ जमीन के हिसाब लेते हैं। 1 एकड़ जमीन में 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़, इसको मिलाइए। उसको मिला करके मिट्टी के 20 लीटर ऐसा पानी रह सकता है, ऐसे मिट्टी के घड़े से उसको अच्छे से मिला करके, मिक्स करके, उसका मुंह कपड़े से बांध लीजिए। कोई कीड़े बीड़े अंदर नहीं जाएगा। कपड़े से बांधने से ऑक्सीजन अंदर जाएगा, बैक्टीरिया फॉर्मेशन, माइक्रोस फॉर्मेशन उसमें सहज सरल से हो जाएंगे। उसको 7 दिन के बाद में, ऐसे 4 दिन 5 दिन बन जाता है, लेकिन 7 दिन के बाद में निकालना। उसमें 10 गुना पानी मिलाना, 222 लीटर हो जाता है। तो उसको 10 गुना पानी मिला करके 1 एकड़ जमीन में छिड़क दीजिए। इसको सॉलिड फॉर्म में बनाएंगे तो घन जीवामृत हो जाता है। उसको जिसमें हल करते हैं, उसको पाउडर बना के डाल दीजिए। जब बीज डालते हैं तो उस समय ये डालिए। जब छोटा सा एक 4-5 इंच का, 6 इंच का पौधा बनता है, उसमें दोबारा डालिए 15 दिन के बाद में, जो जीवामृत कहते हैं। जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, 1 फुट का हो जाता है, उसमें तीसरी बार डाल दीजिए। ऐसे 3 बार डालने के बाद में आपको बेसन नहीं मिलाना, इसमें गुड़ केवल, वो भी आधा किलो, 1 किलो नहीं, लेकिन वही 10 किलो, 10 लीटर गौमूत्र, 1 मिट्टी का घड़ा 20 लीटर का। 7 दिन के बाद उसको निकालिए। इसका नाम बदल जाता है, उसको अमृत पानी कहते हैं। इसके कारण ध्यान रखिए कि कीड़े, शत्रु कीड़ा नहीं आता है। जो थोड़ा बहुत आते हैं उसके लिए बहुत सरल उपाय है। एक नीम के पत्ते 1 लीटर पानी में 1 किलो नीम की पत्ते डाल करके, गौमूत्र में, पानी नहीं तो गौमूत्र में, एक कांच की बोतल में रख लीजिए। ऐसे 10 लीटर बनाइए। उसको 21 दिन के बाद में छान लीजिए। उसको अच्छे से 10 लीटर में 1 लीटर नीम की पत्ते, वो ज्यादा भी नहीं है, तो उसको छान करके इसके 10 गुना पानी मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। मैं 3 प्रकार का आपको बताया कीट नियंत्रक का, इससे पहले बताया था, उसको आप नहीं होंगे तो आपको ध्यान में आ गया होगा। इसमें कीड़े, जो शत्रु कीड़ा है, वो आएगा ही नहीं। एक चीज ध्यान रखिए, हम लोग जीवामृत, घन जीवामृत या अमृत जल डालते हैं,
वो मिट्टी नहीं लेते हैं। वो मिट्टी में जब डालते हैं वो पेड़ नहीं लेता। वो मिट्टी के अंदर में जो माइक्रोस रहते हैं, जो केंचुआ रहते हैं, वो उसको जैसे गंध बचता है, गंध से दुनिया चलता है, मनुष्य को बोलने की शक्ति है, बाकी सब लोग गंध में चलते हैं। वो नीचे से बाहर निकल करके आते हैं, उसको खाते हैं। जीव जीवस्य जीवनम, हम लोगों ने जो जीवामृत डाला वो एक केंचुआ माइक्रोस का जीवन का धारण हुए। उन्होंने उस मिट्टी को मुलायम ऊपर नीचे किया, उसके मलमूत्र त्याग किया, मिट्टी को मुलायम बनाया। उनके जो मलमूत्र से जो तैयार हुआ उसको पेड़ लेता है, बाद में पेड़ हमको फल फूल के नाते दे देता है। जीव जीवस्य जीवनम, जीव जीवस्य कारणम, जीव जीवस्य रक्षणम, वही जीव हमको रक्षा किया। तो ये मिट्टी में इस प्रकार का अगर हम प्रोसेसिंग करते हैं तो इसमें आज की जो यूरिया डीएपी से निकलता है उसमें से 10 से 20% आपका आमदनी बढ़ जाएगी। एक दो बार में बिल्कुल बंजर से बाहर निकल जाएंगे, तीसरी बार में आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। पहले साल से ही आपका 15,000 रुपया कम होगा तो आपकी खेती नहीं होगी, आपको लाभ ही होगी। बोलिए भाई साहब, अभी पंजाब यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर हैं कपिल शर्मा जी, वो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। कपिल शर्मा जी, कपिल शर्मा जी। राम राम जी। जी राम राम। एक्चुअली मेरा प्रश्न है सर, जैसे गौ माता का तो ये हो गया, आजकल जो फार्मर है उनके सामने एक बड़ा मतलब प्रॉब्लम है कि जो है क्या जो बछड़ा है, हाँ जी, तो पहले तो इस्तेमाल होता था कि भाई वो खेत जोतने के लिए या और जो काम थे, बट अब जब से ट्रैक्टर और मशीनरी आई है तो वो कम हो गया है। कम क्या मतलब नाम मात्र के लिए रह गया है, तो उसका मतलब बड़ा इशू है। जैसे मैंने ऑब्जर्व करा, मैं भी एक गांव से ही बिलोंग करता हूँ, तो उस पे आप कुछ कि इस इशू को कैसे मतलब हैंडल किया जाए। इससे तो भाई साहब गाय का जो दूध मिलता है ना, गाय का दूध कहते हैं, मजाक करते हैं हम लोग, गाय दूध नहीं देती। ये नंदी जो है ना, जिसको वृषभ बोलते हैं, नंदी बोलते हैं, सांड बोलते हैं, बुलक बोलते हैं, ये दूध देती है। अगर आपकी नंदी ठीक नहीं है तो आपको अच्छे दूध नहीं मिलता है। नंदी अर्थात जो नंदी, आपको गौ संवर्धन वाली विषय कहते हैं, जो नंदी है, ये नंदी की माँ कितने दूध देती है। अगर 20 लीटर दूध देती है, इस नंदी के क्रसिंग में जो बच्चा पैदा होगा उन्होंने पहले 15-16 लीटर देगी, धीरे धीरे 20 को चले जाएगी। उसके माँ और उसके नानी के मदर, ऐसे 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी तक हम विचार करते हैं। एक तो गौ संवर्धन की दृष्टि से हमको अच्छी नंदी चाहिए। आज भारत में नंदी के अभाव है। आज हम सीमेंट से लाते हैं ब्राजील से, वहां पर भी डिस्टर्ब हो गया है, ये दुर्भाग्य है। एक ये काम है। दूसरा है कि हमने आपको खेती के लिए बताया, हमने आपको प्रोडक्ट के लिए बताया। ये प्रोडक्ट में और खेती में जो गोबर गौमूत्र की आवश्यकता है, ये बैल का गोबर गौमूत्र भी आवश्यकता है। अच्छा, बैल का जो गौमूत्र मूत्र है वो भी मतलब इक्विवेलेंट है। जी, मैं गोवंश के बारे में बताया ना, केवल गोमाता नहीं बताया। गोवंश जो है, गोवंश के गोबर गौमूत्र, ये हमारा काम में आता है खेती के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए। आपका केवल औषधि में जो लगता है वो गोमाता का मतलब बछिया का लगता है औषधि में। बाकी खेती में प्रोडक्ट बनाने में ये हमको बलद का चाहिए। हाँ, तो मेरा सर यही मतलब आपका है कि एक्चुअली इसका बहुत कम ज्ञान है लोगों को जो मतलब है, तो इस वजह से मतलब ये कि जैसे मैंने ऑब्जर्व करा, मैं तो आपको प्रैक्टिकल मतलब प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि मतलब अब तो बछड़े को पाल ही नहीं रहे हैं लोग, मतलब ऐसे ही छोड़ देते हैं। वो छोड़ने का दिक्कत ये है कि अज्ञानता के कारण, तो इसमें भी हम लोग जो है अज्ञानता के कारण। दूसरा है कि 6.5 लाख रेवेन्यू विलेजेस है। इसमें अगर सोच लीजिए 5 लाख गांव में, 1 लाख में छोड़ ही देता हूँ, 5 लाख गांव में अगर खेती होता है, आप देखेंगे कि 5 लाख गांव में ट्रैक्टर नहीं चलते हैं। आज भी बैल के माध्यम से खेती होती है।
आज सब लोगों ने बोलते हैं जो तेल वगैरह जो घड़े होता है ना कुल्लू, उसमें केवल बैल के ही स्पीड से, बैल के माध्यम से जो तैयार होता है वो हमारा शरीर के उपज हो गए हैं। आज बैल चालित ट्रैक्टर शुरू हो गए हैं कई जगह में, बिल्कुल पैसा कम खर्चा होता है। उस ट्रैक्टर में कोई ईंधन की जरूरत नहीं है, तो बैल चला रहे हैं। बिल्कुल इस और टाइप आप की जो दिल्ली प्रोडक्ट है उन्हें हाँ हमें जी, प्रमोट करना चाहिए। थोड़ा सा साउंड आपका कम हो रहा है, बताइए। मैं यही कह रहा सर, जो इस टाइप की जो मतलब प्रोडक्ट है उन पे भी हमें ध्यान देना है। हाँ, ध्यान देना है ना, इस विषय को लेके हम गांव तक जाना चाहिए, शहर तक जाना चाहिए। आप देखेंगे दिल्ली के सवेरे शाम को कई बैलगाड़ियां गाँव से सब्जी बाकी सारा चारा भी ये सब लेकर के आते हैं दिल्ली के शहर के अंदर। ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल षड्यंत्र है कि हमारे गोवंश को नष्ट करने के लिए। अगर हमारा धरती ठीक रहेगी, हमारी गौमाता ठीक रहेगी, हमारा जन्मदात्री माता ठीक रहेगी, तो स्वाभाविक ढंग से ये देश, ये संस्कृति बिल्कुल अच्छी रहेगी। जी वहां अगर ठान ली ना। भाई साहब आखिरी प्रश्न रखते हैं, 10 मिनट रह गए। ये इसमें एक प्रश्न आया कि प्रकृति के पंच तत्व का उपचार गौमूत्र से क्या संभव है? गाय के पंचगव्य से संभव है, गाय के पंचगव्य की संभव है, केवल गोमूत्र नहीं है। गाय के गोमूत्र का केवल लेंगे तो पूरी प्रकृति की रक्षा नहीं होगी, गाय की पूरी 5 गव्यों को लेंगे तो इस धरती की रक्षा हो जाएगी। जी, और एक प्रश्न और है कि जैसे कि साहित्य आज उपलब्ध है, इस साहित्य भी आप जानते हैं और हम भी प्राप्त करवा सकते हैं। जैसे कि एक प्रश्न और आया था कि सन प्रकाश जो गाय के उत्पाद होती है जिसकी मेडिसिन अगर हम कई लोग बनाना चाहते हैं, अगर उसका पेटेंट कराना चाहें तो कहते हैं कि उसमें 50 से 60 लाख का खर्चा आ रहा है। ये इसकी अभी 2 प्रश्न आप एक बार थोड़ा देवला पार्क हमारे जो नागपुर में है जी, गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र है जी, वहां एक बार आप संपर्क करिए। वहां 10 चीज के ऊपर में हम लोगों ने पेटेंट कर चुका है जी। वहां एक सुनील जी सूर्यवंशी है, तो गोमूत्र के ऊपर में डॉक्टरेट किया है। ऐसे कम से कम 20 से ज्यादा साइंटिस्ट वहां जुड़े हुए हैं और 32 प्रकार का चीज अभी पाइपलाइंस में है, शायद 1-2 साल में या 1 साल में उसका भी हो जाएगा। मेरे हिसाब से इतनी पैसा खर्चा नहीं होती है। आप थोड़ा सा वहां संपर्क करिए, आपके पास में सुनील मानसिका जी का नंबर जरूर होगा, नहीं तो मेरे से ले लीजिए। मेरे हिसाब से इतना खर्चा नहीं, मैं उनको भेज दूंगा। जी, अभी मैं अपने सभी मित्रों से कहना चाहूंगा कि जिनके अगर नेटवर्क में दिक्कत आ रही थी तो वो उनको हम यह रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध करा देंगे, और अगर किसी को वैसे हो चुका है